स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस या ऐसे हम कह सकते हैं गेमेटोजेनेसिस का जो पहला पार्ट था या जो पहला पॉइंट था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हमने डिस्कस किया था। और स्पर्म निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर हमने दो स्टेप में बात की थी कि एक तो था कि उसका मल्टीप्लिकेशन होता है कि वो अपनी वर्गी प्रावस्था के अकॉर्डिंग जैसे प्राइमरी ड्रम सेल जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना के क्या कर रही है अपनी अवस्था उसको अपनी संख्या को मल्टीप्लाई कर रही है, गुण प्रावस्था जिसको हम कह रहे हैं वर्गी प्रावस्था करें तो अपनी संख्या को बढ़ा रही है। उसके बाद दूसरी जो फेज हमने देखी उसमें हमने कहा था कि ये मैच्योरेशन फेज है, जिसके अंदर क्या कर रहा है अपने यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है और स्पर्मेटिड से आगे क्या बन रहा है स्पर्म। एक यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे आगे स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ ध्यान सुनना, स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पर्म के डायग्राम की। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये स्पर्म का डायग्राम है और स्पर्म के डायग्राम को यदि आप देखो तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। चार पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को सुनना। मैं जो बोल रहा हूँ केवल 2 मिनट आपको मेरे साथ रहना है, उसके बाद में आपका स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम को मैं एक बार यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने ये बना रखा है कि ये एक पार्ट है जहाँ पे इस प्रकार से रफली बना लेते हैं इसको इस प्रकार से। एक सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं नाम दे रहा हूं तो ये वाला, इसको नाम दिया हमने हेड। ये ऊपरी वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, हेड नाम दे। अब आपको एक चीज हेड के पास में बता देता हूँ, हेड के यानी कि हेड जो है सिर जो है वो सेकेंडरी साइड में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर ऊपर इस हेड के ऊपर ये देखो आपको एक टिप पार्ट इसका दिखाई दे रहा है। इस टिप पार्ट को बोलते हैं बच्चों एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में से कई बार क्वेश्चन आता है, उसकी बात अभी अपन आगे करेंगे। पहले इसकी स्ट्रक्चर की है, चार पार्ट कौन कौन से। तो हेड वाला पार्ट आपने समझ में आया, हेड है। उसके बाद में ये वाला पार्ट, इसका ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चों नेक, गर्दन लचीला पार्ट है इसका, ये इसका नेक हो, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं मिड पार्ट। और ये जो लास्ट है स्पर्म का, यहाँ पे जो जैसे अपन ऐसे स्पर्म बना के इसमें ऐसे छोड़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना ये पूरा ये टेल होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट यदि स्पर्म में हम कहें तो वो टेल ही होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि स्पर्म का सबसे बड़ा पार्ट लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है तो आप क्या कहोगे, टेल, ठीक है। हेड, नेक, मिड पार्ट, टेल, ये दो चीजें आपकी समझ में आती है। ये जो पूरा बना हुआ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको देखो नाम लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो पहली चीज यहाँ ऊपर हेड के ऊपर ये जो पार्ट है इसको क्या नाम दिया, एक्रोसोम। यहाँ एक्रोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्लिया कैपिटिस। ग्लिया कैपिटिस जो है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं और उन एंजाइम के समूह को नाम दिया जाता है जो स्पर्मियोलाइसिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पर्मियोलाइसिन किसे कहते हैं, स्पर्मियोलाइसिन, ठीक है। सबसे पहले अपन हेड की बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन इसके नीचे की बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ग्लिया कैपिटिस जो है यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिस एंजाइम्स के समूह को बोलते हैं स्पर्मियोलाइसिन। स्पर्मोलाइसिन जो है उसके अंदर 3 एंजाइम है। यहाँ देखो, हाइल्यूरोनिडेज, पहला एंजाइम कौन सा हो गया बच्चों, हाइल्यूरोनिडेज। जोना पेलिसिडेज, मैंने आपको पढ़ाया सेकेंडरी साइड के बाहर कवरिंग बनती है, जोना पेलिसिडा बोलते हैं। तो जोना पेलिसिडा को तोड़ता हुआ स्पर्म ओवम में इंजेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जोना पेलिसिडा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, जोना पेलिसिडेज। और उसके बाद में ये एंजाइम कौन सा है, प्रोटीन। ये 3 एंजाइम स्पर्मियोलाइसिन में आते हैं इसमें। तो आपको उससे पूछा जाए कि स्पर्म का जो हेड है एक्रोसोम है, उस
स्पेक्ट्रोसोम में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलेज, जोना पेरिसोडेज और प्रोटीज। तीनों को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोलाइसिस। क्योंकि ओवम जो होता है उस ओवम में किस प्रकार की फिजियोलॉजी होती है कि उसको सारे के सारे स्पर्म निषेचित नहीं कर पाते, केवल एक ही स्पर्म निषेचित कर पाता है, और उसके बाहर की जो कवरिंग है उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। जिस प्रकार से एक स्पेसिफिक लोब को एक स्पेसिफिक की ही खोल सकती है, ऐसे नहीं कि हर कोई की उस लोब को खोल देगी, ऐसे उसके जो केमिकल होते हैं तो केमिकल उसके अंदर रिएक्शन होता है, उसके बाद ही स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा और ओवम के अंदर इंजेक्ट होगा। आई बात समझ? हेड वाली बात होगी। हेड कहाँ है? एक्रोसोम क्या है? ग्लैंड एपेंडिक्स क्या है? स्पर्मोलाइसिन क्या है? ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसका मिड पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों नेक। क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं इसको। और नेक के अंदर एक सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल का नाम है बच्चों प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या नाम है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। दिख रहा है? देखो, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के काम की अपन यहां बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जाइगोट बनने के बाद में उस जाइगोट में क्लीवेज होता है, विदलन होता है। विदलन का मतलब ये होता है कि वो एक कोशिका है, 1 से 2, 2 से 4, 7 से 16, 16 से 32, मतलब 32 सेल्स का ब्लास्टोमियर बनता है, मोनुला बनता है। ये सारी चीजें मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बताई थी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो विदलन जिसको अपन बोल रहे हैं, या आप इसको बोल सकते हो क्लीवेज। स्पर्म में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो क्लीवेज को स्टार्ट करती है? तो उसका नाम बताना है आपको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम हो जाएगा जाइगोट बनने के बाद में क्लीवेज को स्टार्ट करना। दूसरा आपसे पूछा जाए कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है या विदलन स्टार्ट करने वाला जो सेंट्रियोल है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों नेक। स्पर्म की जो नेक होती है उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में ये देखो इस प्रकार से है, और ये जो सेंट्रियोल है उस प्रकार से तिरछा, ये सीधा है और ये तिरछा। इसका नाम है बच्चों डिस्टल सेंट्रियोल। क्या नाम है? डिस्टल सेंट्रियोल। और इसका नाम है, इसका डिस्टल सेंट्रियोल की बात करते हैं काम की, तो जो एक्सियल फाइबर है ये जो टेल के अंदर पाए जाते हैं, इन एक्सियल फाइबर का फॉर्मेशन करने का काम इसका। तो जो सेंट्रियोल है स्पर्म के अंदर वो दो होते हैं, एक नेक में होता है, ये मिड पार्ट के अंदर है। ठीक है, ये मिड पार्ट के अंदर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। मिड पार्ट में होता है डिस्टल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल नेक के अंदर होता है। इसका काम क्लीवेज स्टार्ट करना है, और डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है बच्चों? एक्सियल फाइबर का फॉर्मेशन, जो टेल का आगे फॉर्मेशन करना है। क्लियर है? उसके बाद में आपको बता दूं मैं कि ये जो फाइबर्स बने हुए हैं, इन फाइबर्स के यहाँ पे देखो दो रिंग सेंट्रियोल होते हैं। यहाँ पे ये दो जो आपको दिख रहे हैं ये देश वाले पार्ट, ये क्या है बच्चों? रिंग सेंट्रियोल है। इन रिंग सेंट्रियोल के पास में यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रिंग सेंट्रियोल के पास में यहाँ पर साइटोप्लाज्म की एक लेयर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मेंसेट। मेंसेट का मतलब क्या है? थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की पतली लेयर जो है उसको बोलते हैं मेंसेट। ये भी ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन आता है मेंसेट क्या होता है। रिंग सेंट्रियोल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म की थिन लेयर जो होती है उसे कहा है। ठीक है, रिंग सेंट्रियोल हो गया, मेंसेट हो। उसके बाद में ये जो फाइबर है, इन फाइबर के ऊपर ये जो आपको एक सर्पिल एक वलय दिख रही है, इसको बोलते हैं जो नेबल कर्न शीथ। क्या बोलते हैं? नेबल कर्न शीथ। इसका ये क्या होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना लेते हैं? एक सर्पिल वलय बना लेते हैं, और वो क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है बच्चों पोषण, ऊर्जा। ऊर्जा देते हैं ना, तो ऊर्जा यानी कि जब स्पर्म गति करता है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी के लिए यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिल व्यवस्था है, उसको क्या बोलेंगे? नेबल कर्न। एक ये नाम आपको क्लियर? ये आपके स्पर्म की बात कंप्लीट होगी। मिड पार्ट तक का आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम टेल।
सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? टेल। तो जहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फाइबर्स को कवर करती है वो तो होता है बच्चों इस टेल का मेन पार्ट, और वो सारे फाइबर जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है वो हो जाएगा टेल का एंड पार्ट। मतलब टेल में दो पार्ट है, मेन पार्ट है जहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है, और जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर नहीं करी उसके एंड का पार्ट जो है वो एंड पार्ट कहलाएगा टेल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है स्पर्म में हेड हो गया, नेक, मिड पार्ट और टेल। कुछ पॉइंट यहाँ कुछ नए नाम इसके अंदर है जो आपको कंपल्सरी याद रखने हैं। इसके अलावा ये डायग्राम आपको याद रखना है। यदि ये डायग्राम आपके समझ में आ गया है या आपको याद है तो स्पर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे आपसे क्लियर कर दो। देखो कौन कौन से आपको याद रखना है। एक तो ये जो न्यूक्लियस है ना वो गोल नहीं होता, दिख रहा है, संघनित है, कंडेंस दिखा रहा है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का याद रखो। एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? एक्रोसोम में पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मोलाइसिस बोलते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? नेक में पाया जाता है। डिस्टल कहाँ पाया जाता है? मिड पार्ट में पाया जाता है। नेबल करंट क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रियल सर्किल वाले कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ तक होती है? मेन पार्ट ऑफ टेल, एंड पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। मेन सेट किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म के जो पतली लेयर रिंग सेंट्रियोल के पास होती है उसे कहते हैं। डिस्टल का काम क्या है? प्रोक्सिमल का काम क्या है? ठीक है, एक्रोसोम का काम क्या है? ओवम की दीवारों को भेदकर सेकेंडरी साइड तक पहुंचना, या अपन कह सकते हैं सेकेंडरी साइड की जो बाहर लेयर्स बनी होती है जो ना पेल्चुडा वगैरह, उन कठोर लेयर्स को तोड़ना और उनके वहां तक पहुंच के अपने इस न्यूक्लियस को सेकेंडरी साइड के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करना। ये हो गया बच्चों स्पर्म। इसको आप नोट करो। कर लिया? एक में ये जो अभी बात कर रहा था कौन कौन से पार्ट कहाँ है। स्पर्म का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? टेल। लॉन्गेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ है? नेक और डिस्टल मिड पार्ट, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ये दो नाम और नोट करें। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस के अंदर जो स्टर्निल प्रोटीन है वो यहाँ पे नहीं होती है। इसकी जगह प्रोटोएमिन पाई जाती है जिसके अंदर 60% आर्जिनिन जो एमिनो एसिड है वो पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है? कम होता है। सुनना दोबारा। न्यूक्लियस में जो स्टर्निल प्रोटीन है वो नहीं होती है, उसकी जगह प्रोटोएमिन होते हैं जिनमें 60% आर्जिनिन एमिनो एसिड पाया जाता है, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है आणविक भार है वो क्या होता है? कम होता है। उसको तैरने के लिए क्या चाहिए? हल्का, जितना हल्का होगा उतना अधिक वो तैरता है। ये तीन चीजें नोट कर लेना। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ है? डिस्टल कहाँ है? कौन सी प्रोटीन है? मॉलिक्यूलर वेट कम होता है? कौन सा? एमिनो एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के लिए ये जो फाइब्रिल है या जो फिलामेंट है इनका अरेंजमेंट क्या होता है वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फाइब्रिल या फिलामेंट अरेंजमेंट, फाइब्रिल या फिलामेंट अरेंजमेंट। मिड पार्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। एक हो जाएगा मिड पार्ट, एक यहाँ पे है मेन पार्ट ऑफ टेल, और एक हो जाएगा एंड पार्ट ऑफ टेल।
मिड पार्ट ऑफ जो स्पर्म है ये वाला, इसके अंदर अरेंजमेंट होता है बच्चों 9+2। यदि मेन पार्ट की बात करते हैं तो इसमें होता है 2+9+2, और जो एंड पार्ट होता है उसमें कम हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 9+2। इसको आप केवल याद रखना, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखने के बाद इसका पता लगता है, ये अपने को याद रखना है। ठीक, मिड पार्ट में क्या अरेंजमेंट है, मेन पार्ट ऑफ टेल में क्या अरेंजमेंट है, एंड पार्ट ऑफ टेल में क्या अरेंजमेंट है, ये आपको याद रखना है। नोट कर लो इसको। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था कि एक स्पर्मेटिड था, कैसा था, राउंड एंड नॉन मोटाइल, गोल और गतिहीन एक क्या था, यहां मैं लिख देता हूं, गोल और गतिहीन एक क्या है, स्पर्म कह सकते हैं इसको, या स्पर्मेटिड आप कह दो। गोल गतिहीन स्पर्मेटिड जो है वो एक गतिशील स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसे हम कह रहे हैं स्पर्म। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो जाएगा, गोल गतिहीन स्पर्मेटिड का स्पर्म में, गतिशील स्पर्म में, स्पर्म क्या करेगा, वो टेल है मतलब गति करेगा, तो गतिशील ये जो स्पर्म है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे क्या कह रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक नाम ये और लिख लेना कि गोल गतिहीन स्पर्मेटिड गतिशील स्पर्म में कन्वर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट देखो, जैसे अपने लास्ट क्लास में कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वैसी डेफिनेशन आज और बता रहा, इसको भी आपको याद रखना है। एक वर्ड देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पर्मेशन बोलते हैं इसको। और स्पर्मेशन वास्तव में होता क्या है कि जो सर्टोली सेल है, मैंने आपको कहा था कि स्पर्म बनने के बाद में सर्टोली सेल के पास कुछ मेम्ब्रेन रहता है ताकि वो डिप्लॉइड बॉडी के संपर्क में नहीं आए, या अपन कहें सर्टोली सेल या जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उन ट्यूब्यूल्स से या सर्टोली सेल से स्पर्म रिलीज होना, या अपन कह रहे हैं कि ये सर्टोली सेल है, यहाँ पे स्पर्म क्या है, दसा हुआ, ये यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ से फ्री होना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्मेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब सर्टोली सेल से स्पर्म मुक्त होता है तो उसे क्या कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करें, टेस्टिस है या जो रेटे टेस्टिस है, मैंने आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई थी, जैसे ये टेस्टिस हो गया, ये इसके अंदर चेंबर हो गई, यहाँ पे इसके अंदर पतली पतली छोटी छोटी नलिकाएं थी, ठीक है, फिर यहाँ से इकट्ठी होके एक बड़ा सा जाल यहाँ बन रहा था, इसको रेटे टेस्टिस हमने कहा था, और ये से बाहर निकल गई। आई बात समझ में? तो टेस्टिस से ये देखो बाहर निकल रहा है ना, टेस्टिस से यार इस ये पूरा क्या है, रेटे टेस्टिस। टेस्टिस या रेटे टेस्टिस से स्पर्म का फ्री होना क्या कहलाता है, तो सेमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेमिनेशन कहलाता है। ये भी आपको याद रखना। सेमिनेशन से रिलेटेड एक वर्ड और इनसेमिनेशन बताऊंगा भी आपको, इनसेमिनेशन क्या होता है। तो सेमिनेशन का मतलब टेस्टिस या रेटे टेस्टिस से स्पर्म का मुक्त होना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि वो मेल बॉडी से स्पर्म का मुक्त होना क्या कहलाता है, इजैकुलेशन कहलाता है। ये भी आपको बच्चों याद रखना, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। आज हमें समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब 3-4 वर्ड एक साथ लिखे होते हैं अपने टेस्ट पेपर में या मेन एग्जाम के अंदर हम बैठे हुए हैं और हमारा इसका कंसेप्ट जो क्लियर हमने नहीं कर रखा है, अगर इसको याद कर रखा है, तो हम उस समय कंफ्यूज जाएंगे कि वास्तव में सेमिनेशन क्या होता है, स्पर्मेशन क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इनसेमिनेशन क्या होता है। इसलिए बच्चों जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपको याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। क्लियर? एजुकेशन क्या होता है, देख सुनना, मेल बॉडी जो है उस मेल बॉडी में स्पर्म बन चुके हैं, अब मेल बॉडी से बाहर स्पर्म को रिलीज करना, क्या कह रहा हूं मैं, मेल बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजैकुलेशन कहलाता है। आई बात समझ। एक चीज और होती है कि मेल बॉडी से स्पर्म निकल के यदि फीमेल बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों
इंसेमिनेशन, क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन क्या हो जाएगा, स्पर्म कहाँ जा रहा है, फीमेल बॉडी, स्पर्म इन द फीमेल बॉडी। इंसेमिनेशन क्या होता है और सेमिनेशन क्या होता है, आपको दिख रहा है। एजुकेशन क्या होता है और इंसेमिनेशन क्या होता है, ये दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों मेल बॉडी से बाहर निकल रहा है एजुकेशन, लेकिन यदि मेल बॉडी से बाहर निकल के डायरेक्ट फीमेल बॉडी में जा रहा है तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा सर्टोरी सेल और सेमिनल टेबल से स्पून का बाहर निकलता है। क्या पढ़ा हमने, स्पर्म की स्ट्रक्चर, हेड है, नेक है, मिड पार्ट है, टेल में भी मेन और एंड पार्ट हमने पढ़ा था। एक्रोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस किस प्रकार का है, डिस्टल प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है, फाइबर किससे बन रहे हैं, मेनसेट क्या होता है, नेबरकन सीड क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक चीज जो लिखा हुआ है ग्लिया हेपेटिस, इसका निर्माण यदि जल्दी से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए कि ग्लिया हेपेटिस किससे बनता है, तो ये आपको देखो जी लिखा हुआ है, जी का मतलब आपको याद रखना है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी याद रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जी से गोल्जी बॉडी आपको याद है, ठीक है। जो होगी अपनी स्पर्म की स्ट्रक्चर और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पार्ट था, यानी गैमेटोजेनेसिस का जो पहला पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे oogenesis के बारे में, जिसमें ओवम निर्माण की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ओवम जनरली क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ही ओवम बनता है, जबकि एजुकेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म मेल बॉडी से एजुकेट होते हैं। आई क्लियर, ठीक है, धन्यवाद।